टॉपिक ऑफ द डे में जी आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से प्री बजट जो कि एक हम कह सकते हैं कंडीशन देखी जा रही है वो क्या क्या है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंस है पाकिस्तान सिंगल विंडो की। पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, और तमाम कंट्रीज़ जिनके अंदर डिमांड अभी भी मौजूद है क्या हम उनको ग्रैब कर पा रहे हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की कल प्री बजट कॉन्फ्रेंस में एक एड्रेस देखा गया था जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी जो है वो चीज़ों पर फोकस करा। अब ये बताया गया कि ज़राअत के शोबे में हमें सबसे ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें एनर्जी के ऊपर तवज्जो देनी है, और साथ साथ आईटी इंडस्ट्री इसकी जो एक हम कह सकते हैं कि ग्रोथ में बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। इसकी ग्रोथ जो है वो डेली बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा सकती है अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। तो आज हम ये तीनों जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पर गुफ्तगू करने वाले हैं और यही एजेंडा हमारे गेस्ट के सामने रखेंगे। हमारे साथ भी है वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, वेरी इंपॉर्टेंट पैनल। ज़ुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मियां जाहिद साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है हमें उमैर महमूद साहब ने, आप डोमेन ऑफिसर हैं PSW के, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम टू द शो। तो ये होगा आज के प्रोग्राम में हमारा पैनल, इनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बाकायदा। ज़ुबैर तुफैल साहब से सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, ज़ुबैर साहब प्री बजट कॉन्फ्रेंस कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी एक मोटिवेशनल अंदाज में गुफ्तगू की है और उन्होंने ये भी बताया कि वो कितने कीन हैं, कितना ज़्यादा वो अग्रेसिवली चाहते हैं कि अब फाइनली एक्सपोर्ट्स पे काम हो और वो सेक्टर्स भी पंच किए जाएँ जिनको आज तक कभी टैप करने की कोशिश ही नहीं की गई। नंबर वन एंड नंबर टू इज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेक्टर पॉइंट आउट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, IT सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे बात की गई, ऑल्टरनेट एनर्जी जिसके ऊपर, प्लीज़ उसके ऊपर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो मईशत को चैलेंजेस हैं और उसी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़्यादा गुफ्तगू की। उसमें हमारे ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद इस साल हम 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं जिसकी मालियत गालिबन $1 अरब तक होगी, $1 बिलियन या इससे ज़्यादा होगी। इसी तरह हम कॉटन भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं जिसकी भी मालियत तकरीबन $2.5 से $3 अरब होगी। वो इसलिए जा रहे हैं इस साल कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर जो इसकी इंपोर्ट है वो 2 बिलियन के करीब है। और लेकिन इस वक्त मौजूदा साल में कॉटन की प्राइस जो थी ऑन एवरेज $1 पर पाउंड थी, जो अब बढ़ के $1.20 हो चुकी है। जो कॉटन जो है पहले बल्कि कुछ अर्सा पहले तक 80-85 सेंट पर पाउंड थी, लेकिन अब वो बढ़ के $1.20 बल्कि $1.30 तक गई थी। तो ये इंपोर्ट के बिल सिर्फ 2 आइटम्स के जो नए हैं, कॉटन और वीट के जो हैं, ये मिला जुला के तकरीबन $4 अरब के होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कोशिश करें तो मुल्क में भी उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। और गंदम के लिए आपको जो है कोई क्या कहना चाहिए, ज़मीन आपके पास मौजूद है, किसान आपका है और मेहनत करने वाला किसान है, खाद अवेलेबल है, यूरिया अवेलेबल है, तो इस पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वीट हम जो है वो जो $3 मिलियन टन्स की बात हो रही है वो इंपोर्ट ना की जाए। और इसी तरह से कॉटन के भी कोशिश की जाए कि उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए, जो 12 मिलियन बेल से कम होती 8 मिलियन बेल के ऊपर आ गई है। और ये इंतहाई ज़रूरी है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो ये एक तो 2 बातें ये हुई, और दूसरा आपने फरमाया पहला पॉइंट था वो आपके जो यहाँ तीसरा पॉइंट वो क्या था? तीसरा पॉइंट जो आपने पूछा पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के एक तो कीन होकर काम करने की बात कर रही थी और दूसरा ये कि जो सेक्टर जो उन्होंने पॉइंट आउट किए थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर जो है ना उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे मामला बेहतर नहीं होंगे। और इसमें IT सेक्टर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। IT सेक्टर को हम आज फोर्सी करते हैं कि मौजूदा साल जब ख़त्म होगा तो ये तकरीबन $3 बिलियन की रकम फेच करेगा, जबकि इंडिया में यही IT सेक्टर जो है वो $150 अरब से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप ये भी देख लें कि हमारे उनकी आबादी का फ़र्क है 1 to 7 का, लेकिन जब आप IT की एक्सपोर्ट हमारी 3 बिलियन की और उनकी 150 बिलियन की हो तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जबकि इसमें अगर IT को बढ़ाना है तो इसमें हमें किसी प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन बहुत है, सिर्फ इंसानों की ज़रूरत है।
और नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है। चलिए सर, उसके भी इश्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जाहिद साहब से जो है वो उनका इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। जाहिद साहब, आपने टॉपिक्स सुने हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक जो है वो तकरीर से खिताब था, वो यही था कि यहाँ पर जो है वो कीन होकर काम करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, यही ओनली सोल्यूशन है। और दूसरी बात ये कि सेक्टर्स में उन्होंने ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी है। ज़राअत के बारे में हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एग्रो बेस्ड कंट्री थे और अब हमारी तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड होती जा रही है। प्लीज़ सर इसके बारे में बहुत बताएं। शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब जिन लोगों ने भी सुना वो यकीनन मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने कल जो स्पीच की है वो सेरेमोनियल स्पीच नहीं थी, वो बड़ी टू द पॉइंट स्पीच थी। उनको ये पता था चीज़ों का कि मैंने किस किस चीज़ को, किस किस शोबे को किस किस अंदाज में ठीक करना है, ये उनकी नॉलेज में था और वो फुल्ली कन्वर्सेंट थे। यही वजह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना और फिर उसका हल बताना, और फिर हल बताने से मुतल्लिक जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी उस बात में शरीक करना। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो शहबाज स्पीड या पंजाब स्पीड या पाकिस्तान स्पीड, अब तो मैं समझता हूँ वो गलत नहीं है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। राइट। और उसके असरात हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है, जैसे भी 3-4 पॉइंट्स उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर ने बताए, उसमें एक पॉइंट तो ये था कि जी हमने, और मैंने इसको चेक भी किया, कि 9 अरब डॉलर की तो हमने सिर्फ फूड आइटम इस साल मंगा लिए, ठीक है। 4 अरब डॉलर का हमने पाम ऑयल इसके अलावा है, 13 अरब डॉलर हो गए। तकरीबन 800 मिलियन डॉलर की हमने चाय मंगा ली, ठीक। अच्छा, 2 बिलियन डॉलर की हमने कॉटन मंगा ली। अच्छा, कॉटन हमने क्यों मंगा ली? इसलिए कि हमारा 16.5 मिलियन बेल्स का टारगेट था, वो हमारा मर के 6, 7, 8 पिछले साल 6 पे था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, ठीक। यानी टारगेट से हम 50% पे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर हमें कॉटन अपनी मिलों को देने के लिए हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो 2 अरब डॉलर की, देखे ना, अपने किसान को बिठा के और अपने यहाँ मिसमैनेजमेंट करके और अपनी क्रॉप को फेल करके हम 2 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 अरब डॉलर का तो ये नेट लॉस है। अच्छा, शौकत तरीन साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कहा था कि अब हम फूड आइटम्स के नेट इंपोर्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि हमने जब उस पर तवज्जो नहीं दी अपनी ज़राअत के ऊपर, तो फिर हमें ये 9 अरब डॉलर के फूड आइटम्स मंगाने पड़े, ये किस खुशी में? तो इसका मतलब या तो आप अवाम को भूखा मारें या फिर यहाँ पैदावार करें। तो पैदावार करने के लिए हमारे पास सारे वसाइल अवेलेबल हैं, सिर्फ उनको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें बीज देने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें खाद देने की ज़रूरत है कि फर्टिलाइज़र की 2000 रुपये की बोरी अगर उसको 11,000 में देंगे, और वो भी सारा दिन फिर मैनेज करेगा, सारा दिन किसान अपने बीवी बच्चों के साथ लाइन में खड़ा होगा 2, 4, 5, 10 बोरी लेने के लिए, तो वो किस वक्त ज़राअत करेगा, किस वक्त उसमें अपना काम करेगा फसल के ऊपर। तो बात यह है कि हमने इन चीज़ों को बुरी तरह ग्रॉसली मिसमैनेज किया है। अब इन सारे वसाइल तो अल्लाह मियां ने हमें दे दिए, उन चीज़ों को अगर हम सिंक्रोनाइज ना करें और उनको इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमें ये 8, 9, 10 अरब डॉलर की तो हमें ये सारे फूड आइटम्स इंपोर्ट कर। अच्छा, एक और मजे की बात, 4 अरब डॉलर की आपने सिर्फ गाड़ियां मंगा ली, तो एक तरफ हमारा गाड़ियों से रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हैं। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, समझने वाली बात है, हमें देखना यह है कि 18 अरब डॉलर का इस साल हमारा ट्रेड डेफिसिट है। 18 अरब डॉलर में से हमें 38 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें से मैं गलत कह गया, तो 76 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, और तकरीबन 30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो 45 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। उस 45 में से हमें आ रहा है बाहर से कोई 30-32 अरब डॉलर जो फॉरेन रेमिटेंस, तो 12, 13 या 14 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब उस करंट अकाउंट डेफिसिट को 14-15 अरब डॉलर को अगर आप जेन में रखें और साथ में ये 4 अरब डॉलर की गाड़ियां जेन में रखें, तो किस खुशी में मंगवाई गई, ठीक। आप फूड आइटम किस खुशी में मंगवाए गए, कॉटन। कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीजों का हल हमारे ही पास है। डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। अब आपने उसमें ग्रोथ की बात की, एक बस ग्रोथ की आपने बात की। ये गाड़ियां क्यों मंगाई गई? गाड़ियां इसलिए मंगाई गई कि आपको जीडीपी शो करना था। आपने जब जीडीपी इस तरह से फैब्रिकेटेड या एनहांस करके, जैसे आप बोलते थे आर्टिफिशियल, जी हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये चीजें जब आप मंगाते हैं तो उससे आपके यहाँ ग्रोथ नजर आती है।
और उससे आपका जीडीपी आपको नजर आता है। तो उसके नतीजे में आप ये दूसरी तरफ देख लीजिए कि उसका हमारा इम्बैलेंस जो हुआ वो हमें उसमें कितना नुकसान हुआ। चलें जी, मजीद डिमांड और सप्लाई के हवाले से भी बात करेंगे कि क्यों डिमांड क्रिएट की जाती है, डिमांड से पहले उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। लेकिन मैं उमैर साहब से उनका टेक लेना चाहूँगी। उमैर साहब, पाकिस्तान सिंगल विंडो से जो है वो आपका ताल्लुक है और आप डोमेन ऑफिसर भी हैं वहाँ पर। प्लीज़ ये बताइए कि एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो अभी तक अनटैप दिखाई देती हैं, जिनको अभी तक टच करने की क्या फुर्सत नहीं मिली, या हम कह सकते हैं कि उनको सिर्फ इतना ज़्यादा काबिल नहीं समझा गया, या फिर हमारे पास अपनी ही जो है वो हम झमेलों में पड़े थे तो हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। प्लीज जरा इसके बारे में बताइए। उमैर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलें, उमैर साहब जो है वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं मजीद जो है वो जुबैर साहब से पूछना चाहूँगी। जुबैर साहब, अब डिमांड और सप्लाई की बात हो रही थी, मैं जो एक्सपोर्ट की सूरत हाल है वो मैं उमैर साहब से ही पूछूंगी, लेकिन आप लोग ये बताइए कि कभी कभार डिमांड हो जाती है और कभी कभार डिमांड क्रिएट की जाती है और बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है, इतना पैनिक मच जाता है और उस पैनिक का हम कह सकते हैं कि इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो एक पोलिटिसाइज या मैनिपुलेटेड हो जाता है मामला। उसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, जहाँ तक के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो वो हुकूमत के एक प्लान में थी कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, और उसके लिए उन्होंने एक ऑटो पॉलिसी दी, और ख़ास तौर पे जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो नई आई थी उनको बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशंस दी। तो उन टैक्स एग्जम्पशंस की वजह से ये जो 3-4 नए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आए, और लेकिन वो बेशतर ही आप समझेंगे असेंबलर्स हैं, वो यहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, अलावा इसके कि प्लास्टिक के जितने गाड़ी के पार्ट्स हैं वो बना रहे हैं, या मेटल के दरवाजे बन रहे हैं इस तरह से, लेकिन इंजन की कोई चीज़ नहीं बना रहे। इंजन मैं कहूँगा कि 98% या 97% जो इंजन है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, जो कि हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। आप ये देखिए कि वो कार मैन्युफैक्चरर जिन्होंने सन 1990 में कार बनानी शुरू की थी, वो आज 30-32 साल के बाद भी उसी तरह से कार को असेंबल कर रहे हैं। यहाँ 5, 7, 8, 10% तक वो लोकली बना रहे हैं, बाकी सब बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। ये किसी तरह से मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं है, और हमें हुकूमत तो चाहिए इनको मजबूर करें यहाँ टैक्सेशन के ज़रिए। अब इस वक्त जितने भी नए कार मैन्युफैक्चरर्स आए हैं अंडर ऑटो पॉलिसी, तो उनको इतनी सारी टैक्स कंसेशंस दी गई हैं कि वो सब बाहर से गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ असेंबल करके बेच रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये रियायत हासिल नहीं है, उनके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है, हाँ, गवर्नमेंट क्यों इनको इनकरेज करिए, गवर्नमेंट को यहाँ से एक रेवेन्यू हासिल होता है, अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल होता है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है, तो वो रफली जो है गवर्नमेंट को तकरीबन 10 लाख रुपए सेल टैक्स देती है। सिर्फ गाड़ी, एक कार जो होती है उस पर 10 लाख रुपए सेल्स टैक्स होता है। उसके अलावा जब पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उसकी कस्टम ड्यूटी अलग होती है, तो गवर्नमेंट को एक सेफ जगह से रेवेन्यू मिल जाता है जहाँ कोई चोरी भी नहीं हो सकती। दूसरी इंपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे बाज़ जगह जो कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो यहाँ पर टैक्स चोरी नहीं करता। राइट, चलें जी, ऑटोमोबाइल बात की। जाहिद साहब, मैं आपसे एग्रीकल्चर पे अगेन आऊँगी, लेकिन पहले मैं उमैर साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। उमैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल। उमैर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान सिंगल विंडो से आपका ताल्लुक है, आप ये बताइए कि एक्सपोर्ट के मामलात जो है वो कैसे चल रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की डेली बेसिस पे तवज्जो दी जा रही है, एक्सपोर्ट के लिए ही सारी काविशें हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि कितनी ही अनटैप्ड मार्केट हमारे पास मौजूद है, कितनी अफ्रीकन मार्केट्स हैं जिनको टैप नहीं किया गया, और कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास बड़ी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव हमारे लिए जो है वो ऑफर्स मौजूद हैं। तो क्या अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं और उनसे काम नहीं किया गया जो ऑलरेडी हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई थिंक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के सिवाय हमारे पास इस वक्त कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है इकोनॉमी रिवाइवल करने के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब से आप पोस्ट कोविड जब से एनवायरनमेंट है तो ई कॉमर्स आई थिंक इज द न्यू कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के आने के बाद और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, गूगल पे और इस तरह के तमाम जो बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ कन्वेंशनल मॉडल रहा नहीं है कि आप अपनी एक्सपोर्ट मार्केट इंक्रीज ना कर सकें। जहाँ तक बात है अनटैप्ड मार्केट की, तो पाकिस्तान का पोटेंशियल इज देयर सिंस
वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे पास बहुत से ऐसे यूनिक कमोडिटीज हैं जिनमें वैल्यू एडिशन करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट्स को भी और बहुत से प्रोडक्ट्स को भी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो जो इनिशिएटिव है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम जितने पाकिस्तान के ट्रेडर्स हैं जो करंट हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए इतनी आसानी पैदा की जाए डॉक्यूमेंटेशन में, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन में, और उस प्रोसेस को इतना सहल किया जाए कि एक सिंगल एंट्री एक्सेस पॉइंट पे वो तमाम इंफॉर्मेशन को खुद ही जो है उसके फुलफिल कर सकें रिक्वायरमेंट्स को गवर्नमेंट की, या इवन जो पाकिस्तान से बाहर जो हमारी मार्केट्स हैं उनके बारे में भी, रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में भी उनको पता चल सके और उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके। तो इस सिलसिले में हमने जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ पाकिस्तान 31 मार्च को लॉन्च किया है। ऑल्दो ये हमारी एक कमिटमेंट थी WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में, लेकिन इसकी ज़रूरत काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी, और स्पेशली मैं फोकस जो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल के हवाले से बात करूंगा कि जो स्मॉल और माइक्रो मीडियम या बिल्कुल जो एक कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता हमारी वर्क फोर्स है और चाहती है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बने और उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन करे और पाकिस्तान के लिए फॉरेन जो हमारी रेमिटेंसेस के अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ला सके, तो उनके लिए बहुत आसान है ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल। इट्स अ वेबसाइट, आप उसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट इंटरनेट ब्राउजर से, और आप उस पर जाकर एक बिल्कुल स्टार्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन जर्नी से लेकर कस्टम क्लियरेंस तक एक एक प्रोसेस अब आप देख सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, और पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप सिंगल एक्सेस पॉइंट पे आप अपनी तमाम रेगुलेशंस और ड्यूटी टैक्सेस की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी करेंगे, और सिंगल पेमेंट एक्सपीरियंस भी आपको सिंगल विंडो देगा। यानी इसका मतलब है कि आपको किसी सरकारी दफ्तर, किसी बैंक जाने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप एक डिजिटल मोबाइल ऐप यूज करते हैं बैंकिंग की, तो उसी तरह आप अपनी PSW की ID से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल विंडो का मतलब ये है कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म से सब चीजें मयसर होंगी। आप ये समझते हैं कि अब अगर आपने जिक्र किया है कि इनोवेटिव दौर है या फिर जो है वो डिजिटलाइज तमाम चीजें हैं, तो इसके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल होते थे, कस्टम्स के इशूज होते थे, वो सब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। यू आर सेइंग दैट? इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसे अभी आपने खुद कहा कि टेक्नोलॉजी एक वाहिद ऐसा फैक्टर है जो किसी को भी मतलब आप पीछे नहीं रह सकते। तो वी एज अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटिटी, हमारा भी इसमें अब एक रोल है, क्योंकि ट्रेड इवॉल्व कर रही है, ई-कॉमर्स है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी डिसरप्टिव इनोवेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री को, कॉमर्स को डिसरप्ट कर रही हैं। जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ अब आप चलकर दुनिया के मतलब उसका हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा, उस ग्लोबल वैल्यू मुझे एक चीज यहाँ पर वाजे कर दीजिएगा प्लीज कि आपकी जो एक ये पाकिस्तान सिंगल विंडो की वेबसाइट है, क्या ये हमें डिमांड के हवाले से भी बताती है कि किस कंट्री में क्या डिमांड मौजूद है, और हमें एक्सपोर्टर्स को खासकर जो डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं उनको कैसे कैसे जो है वो टैप करना है वहाँ पर, क्या ये हमें बताती है? बिल्कुल। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो वेबसाइट है वो एक आप समझें ट्रांजैक्शनल वेबसाइट है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये उसकी रूल बुक है। जैसे आप सादा अल्फाज में एक गूगल की तरह का एक पोर्टल है जिस पर आप एक्सपोर्टर, बिल्कुल जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर बाहर की मार्केट्स में जानना चाहते हैं कि अमेरिका या यूरोप या बाहर मिडिल ईस्ट में क्या ड्यूटी टैक्सेस का स्ट्रक्चर है पाकिस्तानी कमोडिटीज पे, या क्या उधर रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी, तो वो बिल्कुल ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल पे आप ट्रेडर जो है ही कैन सर्च एनीथिंग ना, और उसको तमाम आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। पॉइंट टेकन। जुबैर साहब से बात हो रही थी ऑटो सेक्टर के हवाले से। जाहिद साहब प्लीज ये बताइए कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सेस जिनको अब तमाम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, सिवाय जो है वो हम कह सकते हैं लेंटिल्स के, तो आप ये मुझे बताइए कि एक वक्त था प्रोड्यूसर था और अपनी डिमांड को खुद फुलफिल करता था, लेकिन अब हम तमाम चीज़ों के नेट इंपोर्टर हैं, तो क्या हम जो नेट इंपोर्टर ही हैं, इंपोर्ट करने से पहले उन फार्मर्स को या व्हाटएवर द ट्रेडर जो है वो कर रहा है उनका,
उस ट्रेडर को एक 100% अमाउंट भी, एक फिक्स अमाउंट भी यहाँ पर सबमिट करवाना पड़ता है कि वो इंपोर्ट भी करे एक तो, और फिर वो अमाउंट भी यहाँ पर जो है वो रखे, और फिर उसके बाद उसकी इंपोर्ट होती है, फिर यहाँ पर सप्लाई होती है। तो आप नहीं समझते आवाम पे ज़्यादा बोझ हो जाएगा? वो तो इंपोर्ट के जब भी एलसी खोलते हैं तो एलसी मार्जिन होता है कि आपने 100% पे एलसी खोल लेकिन पल्सेस के लिए तो उसमें जाहिर है कि वो आपकी एक उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसके अलावा है। लेकिन मैं जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप चीज़ इंपोर्ट करने की तरफ जाएं तो तब ना जब आपके मुल्क में उसकी सफिशेंसी ना हो। आज से 4 साल पहले तक तो वीट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और अब जो है हम वीट इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इस साल हम 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे, पिछले साल भी हमने इंपोर्ट की, उससे पिछले साल भी हमने इंपोर्ट। रशिया की बात हो रही थी कि जी रशिया में सस्ती वीट दे रहा है, तो अब इस वक्त रशिया में तो खुद जंग लगी हुई है। इंडिया में वीट सस्ती थी, इंडिया ने भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। मिस्र वगैरह उनसे खरीदना चाह रहे थे तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। तो इस वक्त आपको वीट भी दुनिया में जहाँ कहीं से भी आप लेने जाएंगे जाहिर है कि आपको वो महंगी मिलेगी और उसके लिए आपको डॉलर देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम ये सारी जो काम कर रहे हैं तो ये मिसमैनेजमेंट है। और हमें जो लैंडर अभी पैसे नहीं देते या हमें थोड़ी सी हमारी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वो ये समझते हैं कि ये मर्द बीमार है जो सब कुछ कर सकता है मगर करता नहीं है, तो इसने अपने आप को सिक किया हुआ है। तो इस वजह से ही जाहिर है कि हमारे दोस्त भी तंग आ गए, हमारे दोस्त भी हमसे तंग आ गए। और एक और मजे की बात बताऊं, हमने इस साल $4.5 अरब की तो फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट कर ली जी। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे मुल्क में मौजूद है, अब वो हमारे बहुत जबरदस्त है सर। हाँ, बड़ी फ्लरिश कर रही है, बड़ी फ्लरिश कर रही है और हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते। उनके ऊपर हमने बेशुमार पाबंदियां लगाई हुई हैं और उनको हम उनकी आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, उनको हम काम नहीं करने देते। तो अभी जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि हम नंबर 1 तो ये तमाम इंडस्ट्री के ऊपर जो नारवा किस्म की पाबंदियां वो हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जैपनीज हमसे नाराज़ थे, टर्किश हमसे नाराज़ थे, सऊदी अरेबिया हमसे नाराज़ था। तो उन्होंने पहले विजिट में तो जाके चाइना हमसे नाराज़ था सी पैक के साथ जो हमने सलूक किया, तो पहले तो वो जाके उन सारी चीज़ों को वो ग्रीजिंग कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें हमारी सही रूटीन में आ जाएँ। और रूटीन में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू होंगे। जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक है तो ज़राअत में हमें ये सारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसमें हमें पानी भी बर वक्त देना है, इसमें हमें ज़मीन भी किसान को सही बर वक्त उसको फैसले करने हैं, बीज देना है, खाद देनी है। तो ये सब तक जब तक उसको हम ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक आपको प्रॉपर रिजल्ट आ नहीं पाएगा। जबकि आप देखेंगे अगर वो चीज़ें आप मिसमैनेज करते हैं और गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं होती तो उसकी कॉस्ट क्या है, 10 से 12 अरब डॉलर। तो बात यह है कि इन चीज़ों को, और ये एक बैंकरप्सी की तरफ जाने वाली बात है, तो हमें तो ये चाहिए कि हम इन चीज़ों में और एक्सेल करें ताकि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत से सरप्लस हों और ताकि हम ये चीज़ें आगे एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो हमें उस तरफ जाने की बजाय हम उल्टा इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं इन चीज़ों में। तो ये चीज़ों को मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। हमें एक ज़माने में हमारी एक होती है ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये कही जाती थी कि हम कभी भूखे नहीं मर सकते और कभी हम बिल्कुल यही कहा जाता है, कपड़े के मामले में हमें कभी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कपास हमारी अपनी है और ज़राअत हमारी अपनी है, तो हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो इसलिए भी हमें डर और खौफ नहीं होता था। ऊपर से जब हमें अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर दे दी तो हम समझते थे कि हम हर तरफ से महफूज हो गए। लेकिन हमारी अब फूड सिक्योरिटी का इशू सर उठा रहा है और इसी तरीके से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का इशू भी सर उठा रहा है। बाहर से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन हमारे अंदर ही हम वनरेबल होते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आज की गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसको ये एड्रेस करना चाहिए। और एक अभी मालियाती एमरजेंसी के हवाले से कल से एक अफवाह उड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से भी ये कल और आज में जो $4 की कीमत फिर ₹4 और बढ़ गई है। ये चीज़ें जो हैं, ये जो र्यूमर्स हैं, इनका भी सद्देबाब करना चाहिए और जो लोग ये र्यूमर्स उड़ा रहे हैं उनको भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और ये एक सर रूमर्स के ऊपर भी आऊंगी मैं। उमर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उमर से मजीद बात करते हैं। उमर, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर अभी जो नीड है वो सबसे ज्यादा यही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो प्लेटफॉर्म है या फिर ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो की अपॉर्चुनिटी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए? और साथ साथ कोई टैक्स लेवीज जो है वो क्या इसमें कुछ कम की गई हैं अगर सिंगल विंडो की बात हो रही है तो? जी देखें, अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट्स क्या है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटिस्टिक्स है कि 30% जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं जिसे, वो जब आपकी बढ़ती है तो उससे आपकी ट्रेड पे ओवरऑल
4 से 5% यानी जीडीपी का फर्क पड़ता है। और उसमें क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मैनुअली, आपका ट्रेडर इस वक्त बैंक को मैनुअली डॉक्यूमेंट्स जमा कराता था सिंगल विंडो से पहले। और उसके अलावा अब ड्रैग की बात हो रही है, जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, और हम अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड है, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे हमारी ड्रग्स और हमारी रजिस्टर्ड मेडिकेशंस ये जा सकती हैं। बट बात यह कि अगर मैं आज एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट या एज ए मैन्युफैक्चरर या एज अ रिटेलर इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ, तो जो प्रोसेसेस हैं वो इस वक्त मैनुअल या पेपर बेस्ड हैं और उसमें काफी रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी हम ये कहते हैं कि एक ही इदारा एक डॉक्यूमेंट बार बार तलब करता है। यानी एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी की एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारे एफबीआर से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्म्स हैं या बेसिक रजिस्ट्रेशंस हैं या किसी इदारे की होती हैं, तो उसमें एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी हमने एक मस्ट किया हुआ है। अब उसकी जरूरत नहीं है अगर आप उसको डिजिटाइज कर दें। डिजिटलाइजेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आप एक दफा उसकी आइडेंटिटी अपने पास सिक्योर करें और उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है उनको आसान करें, उनको टैग करें। तो इस तरह जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब आपकी कम होगी तो आपका एक मीडियम या माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज भी ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सकेगा। तो इस तरह आप आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के लोकल्स के लिए भी जो है वो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए और उनके लिए भी कोई ऐसा सिंगल विंडो ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिटी अक्सर जो है वो शिकायत करते हुए दिखाई देती है। जुबैर साहब प्लीज इस पर कॉमेंट करें कि आपने ऑटो का जिक्र किया, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी ज्यादा डिप्रेस दिखाई देते हैं, उनको फिल फॉर टैकल करना चाहिए? अगर बात की जाए टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल को तो हमेशा ही कहते हैं कि सबसे अच्छा कमाऊ पूत बच्चा है, इसको तो जो है वो दे दो सारे इंसेंटिव्स। बाकी और सेक्टर्स के बारे में बताइए। को सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे देनी चाहिए जी। एग्रीकल्चर ऐसा है कि जो अगर आप 3 मिलियन टन गंदम उगा लेते हैं तो आपको $1.2 बिलियन की इंपोर्ट जो है वो रिकवर हो जाती है, और ये नामुमकिन बात नहीं है। पाकिस्तान में 3 मिलियन टन गंदम को ज़्यादा उगाना नामुमकिन बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसान को, इनको सपोर्ट करे, उनको पेस्टिसाइड्स दे, उनको पेस्टिसाइड लोन पे दे दे। अगर उनके पास कैश पैसे नहीं हैं उनको लोन पे दे। सर एनर्जी के हवाले से भी बताएं ना। देखिए एनर्जी के ऊपर भी आता हूँ मैं, पहले एग्रीकल्चर को कर लूँ। जी जी। एग्रीकल्चर में ऐसा है कि ये इस वक्त हम दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो दालें तो हमारे यहाँ अपनी पहले पैदा होती थी, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल से मुसलसल दालें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। और उसमें ये है कि बाज़ दालें जो थी वो बारानी इलाकों में थी, अगर बारानी इलाकों में बारिश नहीं हुई तो हमारी क्रॉप ख़राब हो गई। इस तरह से दालों की इंपोर्ट करने में जो है हमें ज़्यादा जाना पड़ा। तो मेरी ये ख्वाहिश है, ये तजवीज़ है हुकूमत को कि वो अपने फार्मर को मुकम्मल सपोर्ट दे, चाहे वो पेस्टिसाइड की सूरत में हो, चाहे वो खाद की सूरत में हो और किसी भी सूरत में हो। देखिए खाद, अगर आपकी पाकिस्तान में $200 की टन खाद है, दुनिया में $1000 की टन है, तो अब क्या हुआ कि बाज़ अनफॉर्चुनेटली जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने वही गंदम खाद उठा के उसको स्मगल करना शुरू कर दिया। वो अफ़गानिस्तान की तरफ जाती थी तो वहाँ से सेंट्रल एशिया, और $1000 तक की ये यूरिया बिकती थी। तो वो यूरिया जो पाकिस्तानी किसान को मिलनी थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उनको सस्ती सब्सिडी दे के गैस मुहैया की, तो वो यूरिया जो है वो अफ़गानिस्तान चली गई या सेंट्रल एशिया चली गई। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस पर सख्त इंतहाई सख्त इकदाम होना चाहिए कि कहीं किसी बॉर्डर से जो है यूरिया बाहर ना जा सके, गंदम बाहर ना जा सके। इसके अंदर हुकूमत को, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए है ना, इंसेंटिव तो उन्हीं को मिलना चाहिए। देखिए ये सारा इंसेंटिव यूरिया का सस्ती जो उसको देखें, खाद गैस जिसकी कीमत ₹1000 या ₹1500 MMBTU है, वो गवर्नमेंट जो है यूरिया फैक्ट्रीज को $200 से ₹250 में दे रही है। और क्या किया जाए, और कितना इंसेंटिव दिया जाए? देखिए ये हुकूमत का बहुत बड़ा इंसेंटिव है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे अहम बात यही है, अगर आप एग्रीकल्चर में गंदम के ऊपर और कॉटन के ऊपर काबू पा लें और दालों पे, तो आपके कम से कम $5-6 बिलियन की इंपोर्ट, एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन से तो हम कंट्रोल हो सके, निजात हो सकती है। बिल्कुल। आपने एनर्जी का जिक्र करना था सर। एनर्जी का देखें, एनर्जी जो है ना, अभी इस वक्त एनर्जी जो है, हमारी सारी एनर्जी जो है वो बहुत महंगी है। मिसाल के तौर पे गैस है, वो 1 जुलाई से 45% उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने जा रही है। बिजली के 30% उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तकरीबन ₹7.90 फ़ी यूनिट बिजली का जो है कीमत बढ़ाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ों से हमारी जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। अब हमारे पास रह गया कि
लॉन्ग टर्म में आपके पास कौन सी चीज़ें जहाँ से आप एनर्जी सस्ती हासिल कर सकते हैं, वो अल्टरनेट एनर्जी में सोलर सिस्टम है। अगर आप सोलर से जितनी भी बिजली हासिल करेंगे उसकी कीमत भी कम है। मैं क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है, हमने अपनी बाज़ जगह फैक्ट्रियों में बाज़ जगह पे सोलर पे गए हैं, तो जो जितने भी पैसे आपने उसमें दो बातें थी, एक तो कैपिटल कॉस्ट है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट भी जो है स्टेट बैंक ने उसके ऊपर लोन दिया हुआ है कि सस्ते रेट के ऊपर लोन दे रहे हैं 4% के ऊपर। तो अगर आप उसको ऑल्टरनेट एनर्जी में सोलर को फैला दें तो आपकी बिजली भी कम हो जाएगी और सोलर पे जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 से 4 साल में पूरी वापस आ जाती है, पूरी बिल भी माइनस में आने लगता है। सर बड़ी आसानियां हो जाती हैं। प्लीज़ जाहिद साहब ये बताइए कि ऐसा हालात हुए ही क्यों, थोड़ा सा ये भी तो बताइए ना, क्योंकि ये हम क्यों इस नहज पे पहुंचे कि हमारे पास इतनी इमरजेंसी डिक्लेयर होने लगी इकोनॉमिकली सूरत हाल। चलें सही है, इन्फ्लेशन ग्लोबली है, इस बात को हम रूल आउट नहीं कर सकते। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो ग्लोबली बढ़े हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के। कोविड का चैलेंज भी आ गया था, लेकिन क्या बिजली भी बनना ख़त्म हो गई थी? क्या हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना बंद कर दिया था? क्या हमने एग्रीकल्चर, जैसे अभी आप लोग जिक्र कर चुके हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गई थी? क्या हुआ था सर? देखें, बात यह है कि ये कुछ तो इंटरनेशनल हालात जो हैं, ज़ाहिर है आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो दुनिया में जो हालात हैं वो आपके साथ भी आने हैं। और अगर यूक्रेन की और रशिया की अगर जंग होती है तो उसका आपको पता है कि फिर गैस और बिजली का क्राइसिस आना है, वहाँ से पेट्रोलियम का क्राइसिस आना है। उसके नतीजे में हमारी ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़नी है, गैस की प्राइसेस बढ़नी है। लेकिन क्या हम गवर्नेंस भी नहीं कर सकते? हमने गवर्नेंस ये नहीं की कि हमने गैस बर वक्त इम्पोर्ट नहीं की। जिस वक्त गैस के रेट $6 का रेट चल रहा था, हमने नहीं मंगवाई और बाद में हमने $23 वाली गैस इंपोर्ट की स्पॉट परचेज के ऊपर। तो उसकी वजह से हमें जो 12 वेसल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, 12 की बजाय हमने 10 का सौदा किया और उसमें से 9 टर्नअप हुए। तो उस वजह से हमारे यहाँ इस साल 30% गैस की किल्लत रही और गैस महंगी भी उसके अलावा हुई। फिर तो आपने 3 टाइम्स 4 टाइम्स महंगी गैस खरीदी है। अभी इस वक्त गैस की मद में हमारा जो सर्कुलर डेट है वो गालमन को 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और 2600 अरब रुपए हमारा बिजली का सर्कुलर डेट है। वो क्या है कि हम बिजली मंगा सस्ती यानी बना महंगी रहे हैं और बेच सस्ती रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ 300 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है साल में। ये गवर्नेंस के इश्यूज है ना, और 300 अरब रुपए ही के लाइन लॉसेज भी हैं। तो हुकूमत ने, जो भी हुकूमत ऑफ द डे थी, उन्होंने तंग आके कहा कि जी ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, बंद कर दो, ना तेल मंगाएंगे ना जाया होगा। तो बात यह है कि इस तरीके से तो फिर मुल्क नहीं चलते ना। तो अब बात यह है कि आप हैरानी की बात है कि आप 60-70 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे थे, 80 रुपए पर लीटर आप डीजल पे सब्सिडी दे रहे थे, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट करने के बाद, IMF के साथ आप एग्रीमेंट करने के बाद उसी से बैकआउट हो गए, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको आखिर दुनिया को कोई फेस भी तो दिखाना है कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से, अगर आप बैल मुझे मार के जिस टहनी पे हम बैठे हैं उसी को हम काटते चले जा रहे हैं, दुनिया को क्या दिखाना था? तो दुनिया देख रही है, हमारे ऊपर हंस रही है कि ये न्यूक्लियर पावर इस तरह होती है, इतनी गैर जिम्मेदार होती है कि हम अपना मुल्क जो है, यानी हम अपनी पानी का ओवरहेड टैंक है हमारा और हम उसकी टूटी खोल के तमाशा देख रहे हैं कि सारा पानी सड़क पे बह रहा है। तो हम इस तरीके से घर फूंक तमाशा देख वाली बात है ना, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। बहरहाल तो अब सिचुएशन यही है, कुछ डेकोरम होता है, कुछ नॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं और उनको फॉलो भी करना होता है। या अब जरूरत इस चीज की है कि हम नंबर 1 तो ये तमाम चीजें जो है, ये लग्जरी को फिलहाल 2-3 साल के लिए प्लग कर दें। इसको प्लग करेंगे तो 8, 10, 12 अरब डॉलर की हमारी यहाँ से बचत हो जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ हमें एग्रीकल्चर को, हमने ज़राअत को करना है, वहां से हम ठीक हो जाएंगे। तीसरी तरफ बात यह है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जी हम जो एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देखेंगे कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रीजन में कॉम्पिटिटिव हो। आज अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 30 अरब डॉलर की, मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ साल की, और मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखे ना, ये तो रोज ऊपर तले टर्बुलेंस हो रही है ना, कि किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, किसी की घट रही है, किसी का कुछ, कंपनीज में इतना कंपटीशन होता है तो कंट्री टू कंट्री ज्यादा डॉलर का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए मेरी तजवीज ये है कि इन्हें एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी बनानी चाहिए, जो अथॉरिटी जो है एक्सपोर्टर्स की जो भी कॉस्ट है उसको डेली बेसिस पे रिव्यू करे, और जहां कहीं भी उसकी जरूरत हो रद्दोबदल की, देखें एक तरफ 200 रुपए का डॉलर हो गया, उसका एक्सपोर्टर को फायदा है।
दूसरी तरफ बिजली महंगी हो गई, उसका उसको नुकसान है। अब right. देखना यह है कि उसका फायदा कितना है, Right. नुकसान कितना है। तो उन चीजों को एडजस्ट करके उनको कॉम्पिटिटिव किया जाए, उसके लिए एक परमानेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये काम रेगुलेट करे और जो डेली बेसिस पे ये काम करे और एक्सपोर्टर को मार्केट में कॉम्पिटिटिव रखे। तो ये चीजें अगर हम करते जाएंगे। लास्ट मिनट से सर मैं चाहती हूँ कि जुबैर साहब प्लीज जो है ना थोड़ा सा भी टेक आपसे भी लिया जाए। सर ये बताएं कि वो रशिया से ऑयल के हवाले से कुछ बातचीत चल रही थी और बड़ी मैनिपुलेशन क्रिएट की जा रही है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि हमें तो सस्ता मिल रहा था ऑयल और महंगा हम ले रहे हैं जाके और हम जो है वो मिसमैनेज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई हकीकत है जो गुज़िश्ता हुकूमत ने की थी तो उसका मुआहदा दिखा दें कि जी कितना उन्होंने ख़रीदा या क्या किया, 30% सस्ता मिल रहा था। देखिए वो एक मुलाकात हुई थी रूस के सदर के साथ जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उन्हें गैस और जो है ये गंदम चाहिए और गालिबन ये भी कहा गया या उनकी तरफ से कहा गया कि सस्ती गैस देंगे। तो लेकिन इसका कोई हकीकी मुआहदा नहीं। कारोबार तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो हुकूमत से। अगर गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में कोई साइन हुआ था तो वो ज़रूर मिनिस्ट्री में कहीं पड़ा होगा, फॉरेन ऑफिस में पड़ा होगा, उसको निकाल के मौजूदा हुकूमत जाए, मौजूदा हुकूमत उस कॉन्ट्रैक्ट को निकाले और दोबारा जाके चला जाए, जाके वहाँ से उससे कहे जी यहाँ इस हुकूमत ये भी हुकूमत जो है ये भी जाके दोबारा कोशिश कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो लास्ट लाइन जी सर प्लीज। छोटी सी तजवीज़ है, हमाद अजहर साहब एक सच्चे खरे पाकिस्तानी है, मुझे उन पे बड़ा एतमाद है और मेरी बड़ी उनसे मोहब्बत है। ठीक है, हमें ये चाहिए कि हमाद अजहर साहब को रशिया भेजें फौरी तौर पे और उन्हें कहें कि ये डील मैच्योर करके आए। राइट चले जी, वेल थैंक यू सो मच जुबैर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। उमैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने काफ़ी हद तक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स के मामला, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि हुकूमती मामला को इतना ज़्यादा रिलीफ की तरफ देना है जितना कि आवाम के लिए रिक्वायरमेंट है। दैट्स ऑल। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।